कौन सा बैच है अपना? क्या? अच्छा, जो आईएएस एंड आरएएस दोनों को है ना? ओके। तो भाई 2-4 मिनट में हमारी बता दो, फिर ताकि सुन लूँ। क्यों? वैसे मैं क्या बोल के आया हूँ यार, पिछले एक बैच में 1 घंटा तो अब जाना थोड़ी होता है ना, हालत नाजुक हो जाना टाइप। तो वो है, बट ठीक है, कर लेंगे। तो मेरा नाम विकास खरबास, रैंक 23, आरएएस 2023। इससे पहले 2021 वाले जो मेरा था उसमें मेरे 1010 रैंक थी। ओके। तो मतलब ये इस बार के जो टॉपर्स हैं उनमें सबसे बड़ा एक बूम है जो शायद मेरे ही है। बाकी कई लोग 500-600 की रेंज में हैं जो अभी अच्छी मतलब उनको अच्छा रैंक मिला है। तो मैं अपने हिसाब से अपना उस तरीके से उदाहरण प्रस्तुत करूंगा कि भाई हम उन लोगों में से रहें जो मतलब लास्ट में है सबसे ना। क्योंकि ओबीसी कैटेगरी में 1010 तो सोचना ही नहीं है, मतलब 500 के ऊपर ही नहीं सोच सकते आप। उससे आप सीधा उस पद पे जा रहे हो जहाँ पर मतलब जिसके लिए शुरू करता है कोई, है ना। जैसे आप प्रॉपर आईएएस जो चाहते हैं तो वो जब तक आईएएस नहीं मिलेगा तब तक संतुष्टि नहीं है। और जो आरएएस के लिए चाह रहे हैं वो जब तक प्रॉपर आरएएस नहीं है तब तक कोई संतुष्टि नहीं। तो मैं यही कहूँ जयपुर का। और जयपुर में ये सबसे मतलब मेरी सबसे बड़ी रैंक है। और दिलीप सर से मिला तो सर ने यही कहा कि मतलब आपको दूसरी शुभकामना तो ये कि आपने जयपुर डिवीज़न में इतना अच्छा स्कोर या रैंक ली है। क्योंकि जयपुर डिवीज़न में जनरली रिजल्ट थोड़ा सा 2-3 बार से इसी तरह आ रहा है। तो 2020 में मैंने ग्रेजुएशन की है राजस्थान कॉलेज से। 2022 में मेरा बीएड था, क्योंकि देखो प्लान बी तो सभी रखे नहीं। अब अभी वैकेंसी इस तरह आ रही है कि प्लान बी का तो टाइम ही नहीं मिल रहा। मैं खुद सोचता हूँ मैंने बीएड की क्यों थी जब मेरे को समय ही नहीं मिल रहा। कि फ्रिक्वेंटली वैकेंसी पे वैकेंसी इस तरह आई जा रही है कि मतलब आपको समय ही नहीं मिल रहा। तो ये अच्छी चीज़ भी है वैसे ना, कि आपको प्लान बी तैयार ही नहीं करना पड़ रहा। फिर 22 से 24 मैंने एमए किया इंग्लिश लिटरेचर से राजस्थान यूनिवर्सिटी से। और मेरा सीधा सा कंसेप्ट है कि एकेडमी जो है ना वो आपकी हमेशा कंटिन्यू रहनी चाहिए। आप भी जो ग्रेजुएशन में हैं या फिर अगर लगता हो तो कंटिन्यू रखो, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन रखो। और उसके बाद हम जो आप सोचते हो वो, क्योंकि एक होता है ना, कई लोग होते हैं जिनका नाम इतना बड़ा होता है कि हम पूछते हैं कि नाम है या एड्रेस है। तो मेरी भी वही इच्छा है कि मेरे लिए यही पूछे कि तेरा नाम है या एड्रेस है। क्योंकि मैं पीएचडी करने की सोच रहा हूँ, फिर उसके आगे भी कोई एक दो जो मुझे बचेंगे ना, लगेंगे कि ये और रह गया, तो वो भी कर लेंगे। क्योंकि मानव जीवन एक ही बार मिलता है ना। और उस जीवन को इतनी एक्सीलेंसी के साथ में पूरा आगे तक बढ़ाना, तो वो भी थोड़ा ज़रूरी है। तो ये मेरी बात है। उसके अलावा 2021 में मेरी 1010 रैंक थी। मैंने साथ साथ में मेरी एक पॉडकास्ट है तो उसमें कई सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि भाई क्या आरएएस बनने वाला पटवारी का एग्ज़ाम भी देता है क्या? तो मैं क्यों, मैं फोर्थ ग्रेड को भी फार्म भरे हूँ मगर बस मैं देने नहीं गया। तो देता सब है, क्यों गला सबका सूखता है। तो उसी तरह मैंने भी सारी चीज़ें अटेम्प्ट की हैं। पटवारी का भी दिया है मैंने, एसआई का फिजिकल दिया था। उसके अलावा कांस्टेबल का मैंने फिजिकल नहीं दिया। जबकि मैं एनसीसी की है मैंने दो, नेवल विंग है जयपुर में, पता हो तो, वहाँ से। तो मुझे 10 नंबर का बूम मिल जाता अगर मैं फिजिकल देने चला जाता। वो मुझे इसलिए नहीं मिला कि मैं फिजिकल देने नहीं गया। और मैं क्यों नहीं गया? क्योंकि मुझे पता था मेरा पास नहीं होगा। एसआई का फिजिकल दिया वो मेरा नहीं हुआ। तो इसलिए चीज़ें सारी ट्राई की हैं, आप भी करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। और उसके बाद में फिर हम चीज़ें शुरू करते हैं, थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई है ना। देखो मेरा थोड़ा सा कंसेप्ट इस तरह होता है कि मैं जनरली जो चीज़ें और कोई कहता है वो मैं नहीं कहता। वो वाली वो सलमान खान ने मारा था, किसने मारा था कि वो जो मैं करता हूँ वो कहता नहीं, अक्षय कुमार ना। तो हाँ वो कि भाई मैं वैसा। तो सिलेबस, पीवाईक्यू, पढ़ाई, टाइम टेबल, रूटीन, कंटेंट, कोचिंग, नोट्स, सबको पता है। सबने सबके अपने अपने विचार थे। मैं उन चीज़ों से उलट अलग थोड़ा सा जो चीज़ें मुझे लगती है कि शायद आपको जाननी ज़रूरी हैं, तो हम उसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन प्रियम्बल तो बनाना ज़रूरी है। तो हम कंटेंट की मैं बात बताऊं, अच्छा मैं स्प्रिंग बोर्ड का बताऊं थोड़ा सा। तो देखो जीवन में क्या होता है कि जिस तरह एक व्यक्ति का एक कोट आता है,
देर आर नथिंग सेल्फ मेड, देर आर नथिंग सेल्फ मेड, वी ऑल आर मेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अस। इसी तरह संस्थान अपने स्तर पर था, उसके अलावा मेरी भी मेहनत रही है। उसके अलावा मैंने जो है 2021 में टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी संस्थान की, वहाँ से मैंने इंटरव्यू प्रोग्राम भी ज्वाइन किया। 2 साल मैंने यहाँ पे टेस्ट इवेल्युएशन जो होता है उसकी कॉपियाँ भी चेक करी है। इंटीग्रेटेड बैच की भी कॉपियाँ आती थी। हालांकि 2024 बाद में मैंने छोड़ दिया था, 1 साल मैंने थोड़ा और पढ़ाई में ही ध्यान लगाया। तो तब जो है मैं यहाँ पे मैंने कॉपियाँ भी चेक की, मतलब। और कंटेंट वगैरह की बात करूँ तो देखो, कई सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें संस्थान के बहुत मजबूत नोट्स हैं, हम मैंने उन्हीं को जो है उन्हीं को कंटिन्यू रखा और उन्हीं को एनरिच किया। क्योंकि कोर नोट्स पे आप डिपेंड नहीं हो सकते, ये तो दिलीप सर खुद भी कहते हैं, आपको हर एक टीचर कहेगा कि सिर्फ एक ही चीज़ को आप जो है पुख्ता मान के काम करो, लेकिन उसको अपने हिसाब से थोड़ा एनरिच भी करो। आसपास जो भी ऑथेंटिक बुक्स हैं, जो भी आपको लगता है आसपास कि भाई इसका ये टॉपिक अच्छा हो सकता है, इसका ये सब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, बस अपना एक नोट्स होना चाहिए। हिस्ट्री की जैसे एक बुक है तो वो एक ही बुक होनी चाहिए। आप स्पाइरल की बुक यूज़ करो, उसमें आप चाहे पेज ऐड कर लो। आपको लगता है जैसे इंटीग्रेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट आरईएस, तो इंटीग्रेशन एक टॉपिक आता है राजस्थान हिस्ट्री में, सर ने करवा दिया। अब आपको लगता है कि नहीं भाई, थोड़े से अंडिन भी थोड़ा सा और देख ले, कहीं और अच्छा कुछ हो, तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको अपनी उस सर का जो बेस, जो मैंने फाउंडेशन जो था ना इंटीग्रेशन को, उसको रखो। और 2-3 कोचिंग जो भी लगती है, जो भी ऑथेंटिक बुक्स या जो एनसीईआरटी कुछ भी आपको लगता है ना, उसको फिर आप कवर करो। उसमें आप एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर लो, हो सकता है इंटीग्रेशन में कुछ बिंदु आपको एक्स्ट्रा मिल जाए, वो मिलते हैं नो डाउट, है ना। तो आप उनको इस तरह खुद के नोट्स बनाने हैं हमेशा, है ना। वो एक फाउंडेशन होता है सिर्फ एक कंटेंट, उसको आप अपने हिसाब से एनरिच करते हैं। ये समस्या मेरे साथ 21 में थी, तो मैंने नहीं की, तो भाई हुआ वही जो सबके साथ होना चाहिए था। तो इस वजह से भी कई सारी चीज़ें अधूरी रही। उसके बाद में फिर एक चीज़ आती है कि मतलब मैं थोड़ा समस्या पे ज़्यादा बात करता हूँ, ना कि अच्छा क्या होगा। क्योंकि हम एक होता है ना, मतलब क्या सारी बातें मैं कर ली जो मैंने अभी हर चीज़ वापस क्या ही बताऊं, बट आप तो दूसरे ही बच्चे हो, तो आपको फिर से शुरू करना ही पड़ेगा। तो हम 2021 की जो मेरी वैकेंसी है, मेरी जर्नी, उससे मैं शुरू करूं अगर आपसे उसकी मैं बात करूं, तो मैं उसमें आपको 2 मिनट में बता देता हूं। सर पेन है? हाँ, थैंक यू। देखो, अभी यूपीएससी और आरईएस प्रीलिम्स आप सबको पता है, सेम वही फॉर्मेट है कि आपको इसको क्वालिफाई करना है, नो डाउट। मेंस कि मैं ज़्यादा फोकस मेंस पे ही करूंगा, क्योंकि प्री का सीधा सा फंडा है, आपको फैक्ट बार बार याद करने हैं। उसके अलावा आपको टेस्ट लगाने हैं। और इसमें बस थोड़ा सा देख लेना आप लोग, एक तो मैथ, ये आप हमेशा कंटिन्यू रखना, खासकर यूपीएससी में। तो आपका जो दूसरा पेपर ही है सी सेट का, उसके बाद में रीजनिंग, उसके बाद में आपका करंट, और आपका इकोनॉमी, जिसे हम सर्वे के नाम से भी जान सकते हैं। ये चार मेरे कहने से हमेशा कंटिन्यू रखना। इसमें करंट आप हो सकता है यूपीएससी में, तो वैसे फ्रीक्वेंट वैकेंसी आ रही है तो आपको तो वो हर बार करना ही पड़ेगा। आरईएस में वैकेंसी के 2-3 महीने पहले जब सर करवाते हैं, तब से आप ध्यान और दे सकते हो। बाकी मैथ और रीजनिंग हमेशा कंटिन्यू रखना मेरे कहने से, है ना। क्योंकि प्रीलिम्स में आपको अगर कोई चीज़ प्रीलिम्स इधर या उधर करेगी तो वो ओनली मैथ ही होगा। इस बार की कट ऑफ में मेरे बहुत कम नंबर थे, मुझे खुद को उम्मीद नहीं थी। मेरे 5 या 6 नंबर एक्स्ट्रा थे प्रीलिम्स वाली में, और वो भी मुझे पता है वो किसने दिए, मैथ ने। वरना अगर मेरे वो मैथ मेरी कमज़ोर होती है, फिर उसमें मैं अटैम्प्ट नहीं करता ना, तो मैं इस बार जो भी इंटरव्यू होगा वापस 25 वाला, वो मैं नहीं दे पाता। तो मेरे कहने से मैथ और रीजनिंग हमेशा कंटिन्यू रखनी है। रीजनिंग में आपको, जैसे मैं अगर आरईएस की बात करूं, तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपके वो होते हैं कथन निष्कर्ष वाले, है ना। अजम्पशन, एक्टिव, कार्यवाही, एक्शन, ऐसा कुछ करके उन पे अभी से ध्यान देना शुरू करना। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बहुत लंबे टाइम तक सहारा भी देंगे और आपको परेशान भी करेंगे। तो एक एक एक्सरसाइज रोज करनी है, 2-5 क्वेश्चन रीजनिंग में, खास करके कथन और निष्कर्ष जो है ना, उसको आपको बार बार पढ़ना है। उससे क्या होगा, एक मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, जिस दिन आपको रीजनिंग के अंदर आपका कथन निष्कर्ष वाले सब जो हैं, उनमें आप अगर 70 to 80% एक्यूरेसी पे आ जाते हो ना आप, मेरे कहने से लिख के ले लेना, प्री निकाल लोगे। ठीक है, प्री निकाल लोगे। बस ये स्तर जब आएगा जब आप और चीज़ें भी साथ साथ में कवर करेंगे। तो मेरे हिसाब से प्रीलिम्स का इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, टेस्ट वगैरह लगाओ। ओके, उसके बाद में मेंस की बात करते हैं। अब जीएस, या फिर हम, जैसे आपको पता है कितने पेपर है मेंस में, कितने कितने नंबर के? ठीक है। अब इनमें से बताओ सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, और ये यूं कहें
कि जिसमें हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, फोर्थ पेपर। अभी पिछली दो वैकेंसी देख के भी लगता है आपको कि आप सही कह रहे हैं? तो फिर क्या करें? ये माइक छोटा है क्या? हम्म। तो मेन कौन सा पेपर है, एक बार मान लेते हैं ना। ठीक है। मेरे साथ 21 में क्या हुआ उससे मैं शुरू करता हूँ, जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा, और मैं मानता हूँ कि मेरी जो गलतियाँ हुई हैं वो आप में से कोई लोग ना करें। यही सेम मेरे पास था, मैंने इन चारों को अलग अलग समझा, जिसमें से मैंने क्या सोचा कि ये तीन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। इस वजह से मैंने इन पे ज़्यादा ध्यान दिया, इस पे कम दिया। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो रेशियो क्या निकल रहा है बताओ, आउट ऑफ 100 यू विल गेट कितना, 25 हैगा ना, 25 25। तो मेरे हिसाब से तो मुझे इसमें देखा जाए तो 25 ही देना था ना, 25% ही एफर्ट। पर दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक एवर। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको लग रहा है कि इन पोर्शन में 200 नंबर का ही तो है, लेकिन ये पोर्शन में 1/1 पे रहता है। मतलब आपके 3 जीएस के पेपर उसके बराबर हिंदी रखता है, मतलब फोर्थ पेपर। तो ये मेरी गलती थी। और उसके बाद में 200 जो नंबर थे उसमें से, जैसे मेरे फर्स्ट पेपर में थे लगभग 82, फिर दूसरे में 86 और 84, और लास्ट वाले में थे 75। वो भी कब? जब मैं खुद दैट टाइम मैंने शायद बीएड भी कर ली थी, और मेरी बीएड कहीं से थी, इंग्लिश से। ये मेरे लिए सबसे बड़ी शर्म की बात थी। उसमें भी सबसे बड़ी शर्म क्या, कि इंग्लिश में एक एलोब्रेशन था, जैसे 10 नंबर का आता है, उसमें एलोब्रेशन क्या था, मैंने किस पे लिखा, चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। मुझे लगा कर लेंगे, कर तो लिया। जब आंसर कॉपियां निकलवाई तो उसमें पता क्या लिखा हुआ आता है, द कैंडिडेट हैज नॉट अंडरस्टूड द थीम। इससे बड़ा अपमान शायद ही हो किसी का। उसने 0 नंबर दिए, गलत किया, और ऊपर से लिखा और है। जो भी जिसने ग्रेजुएशन इंग्लिश से की है, हालांकि मीडियम मेरा हिंदी है, मैंने बीएड कर ली इंग्लिश में, तो वो सब कब हुआ, क्योंकि मैंने इसमें भी ध्यान तो दिया, इसमें ध्यान तो दिया 200 नंबर में, बट उसमें भी मैंने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया आपके कई में, ग्रामर पे। ग्रामर और जीके और जीएस की एक सबसे बड़ी खासियत है कि इनमें से अगर आ गया ना तो वो सबको आएगा, नो डाउट। और इनमें से कुछ नहीं आया ना तो वो किसी को नहीं आएगा। वही मेरे साथ हुआ। चौथा पेपर था, और वो जीवन में पहला ऐसा अनुभव था जब मैंने खुद ने अपने आप को निराशा में पाया, वरना उससे पहले मैं कभी निराश ही नहीं हुआ। निराश होने के मेरे पास मौके ही नहीं आए। एक चीज़ मैं ऐड करता हूँ, आई वॉज बेस्ट कैडेट एट एनसीसी, नेशनल लेवल, ऑल इंडिया नौसैनिक कैंप, उसमें मैं ब्रॉन्ज मेडलिस्ट था। उसके बाद में एक ओएसडी होता है, ओवरसीज डेप्लॉयमेंट कैंप। इट मीन्स द इंडियन नेवी जो है वो आपको एज ए एम्बेसडर फॉरेन कंट्रीज भेजती हैं। आई वॉज वन ऑफ अमंग, उसमें हम 5 अफ्रीकन कंट्रीज, जिसमें आपके मॉरिशस, मेडागास्कर, सेशल्स, तंजानिया, एक और रहेगी मैं भूल रही हूँ, 5 है ना, ऑप्शन तो रह जाते हैं। तो उसके लिए हम मैं सेलेक्ट हुआ, हम मैं उस स्तर पर था, मतलब ये चीज़ें थी मेरे पास लाइफ में कि मैं अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखता था। उसमें ट्रेजेडी ये हुई कि भाई मैं केरल गए, तो केरल से हमें ऑन बोर्ड होना था शिप पे। तो वहाँ इंडियन कोस्ट गार्ड का शिप था, जो भी हुआ, मतलब डिपार्टमेंटल इश्यूज़ की वजह से हमें हमारा वो ऑन बोर्डेशन डिनाई कर दिया गया। दैट टाइम वॉज माई, जैसे हम कहते हैं ना कि एक टर्निंग पॉइंट वो था। मैं घर आया, फिर मेरे भैया थे बड़े, उन्होंने मुझे कोर्स दिलाया, कहा कि तू पढ़ ले, अब ये कोशिश कर कि यही मतलब गवर्नमेंट तुझे इन फ्यूचर खुद अपना ब्रांड एम्बेसडर बना के जो है फॉरेन में भेजे। इसकी बस एक वो होता है ना कि एक खीस रखना, मतलब कि बस अब मुझे यही करना है, तो वो कर ले। तो उसके बाद में मैं शुरू हुआ, और यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें अच्छी रखी। बस फोर्थ पेपर में आते मैं एग्जाम लिखते टाइम डाउन हो गया था, मुझे 10-5 मिनट में लग गया था कि शायद ये खराब हो रहा है, क्योंकि ग्रामर ने मेरा साथ छोड़ दिया, और मैंने सबसे ज़्यादा ध्यान ही ग्रामर पर दिया। अब ये इनके अलावा मैंने ऐसा सच कोई ऐसा आशा कर कोई कोई मैं पाप कौन करियो जो कि भाई मन 1010 पहुंचाते हो, फिर इंटरव्यू में 85 नंबर थे। अब इंटरव्यू की भी मैं इसी में साथ बात कर लूं। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, इस पूरे रूम में ज़्यादा हो जाएगा वैसे तो, कितनी एलईडी है ये, पहले से पता था या अभी किसी ने गिन के बताया? किस किस को पता है कितनी एलईडी है यहाँ पर? एग्जैक्ट कोई बताएगा? ठीक है, बच गए आप लोग। नहीं बताना था। होता क्या है इंटरव्यू में, ये यूं कहें कि हम जब किसी को सुनते हैं ना, जिसे हम कहते हैं कॉन्शियसनेस,
उसमें दो डायमेंशन होती है। एक तो आप इतने कॉन्शियस रहो कि आपके आसपास क्या है सब कुछ पता हो। एक होता है आपको कुछ पता नहीं हो, बस वो सामने वाला क्या बोल रहा है वो पता हो। इंटरव्यू में मेरी यही समस्या थी पिछले वाले में। मुझे सब पता था कि जो चार पैनलिस्ट बैठे हैं उनमें उन्होंने कौन से कपड़े पहने हैं, मेरे और उनकी टेबल के बीच में कितनी डिस्टेंस है, मेरा रूम कितना बड़ा है, उसमें घड़ी कौन सी जगह लग रही है, उसकी दीवार का कलर कौन सा है, छत में और मेरे मतलब छत में और जो आपका जो फर्श है उसमें कितना डिफरेंस है, और मेरी आवाज़ कितनी गूंज रही है। इस बार मैं दो चार लोगों से मिला, मैंने उनको कहा मेरे 50 नंबर आए इंटरव्यू में, हालांकि वो अच्छे नंबर थे, लेकिन फिर भी नॉट सेटिस्फाइंग। मेरा जिस हिसाब से पर्सनैलिटी मैं रखता हूँ या फिर जितना मैं पजेस्ट करता हूँ, मुझे उम्मीद थी अच्छे आएंगे, लेकिन नहीं है। फिर मैंने एक दो से पूछा तो उन्होंने मुझसे पूछा तेरे को ये सब पता था क्या, मैंने कहा हाँ मुझे सब पता था कि और रूम में क्या था। उन्होंने मुझे ये कहा नहीं होना चाहिए था। मैंने यार सर हम कहते हैं ना कि कॉन्शियस रहो आप, अपने आसपास सब पता होना चाहिए क्या है क्या नहीं। तो उन्होंने कहा वो जगह होती है, इंटरव्यू में आपको कभी पता नहीं होना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा बात तो सही है, मुझे जब इतनी डिटेल पता है इसका मतलब मैंने वो समय अलग से तो निकाला नहीं होगा ना इंटरव्यू में। वो मतलब वो मुझे जब कुछ पूछ रहे थे या फिर मैं जब उनको कुछ जवाब दे रहा था, मैंने तब ही वो चीज़ें देखी है ना। इसका मतलब मेरा ध्यान उन पे नहीं था, ध्यान उन पे नहीं था मतलब मैं उनके क्वेश्चंस ढंग से ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा था, क्वेश्चंस मैंने ऑब्जर्व नहीं किए मतलब मैं आंसर नहीं दे पा रहा था। तो ये इंटरव्यू में सबसे बड़ी कमी है, हमेशा कॉन्शियस रहना होता है, और ज़्यादा आसपास की चीज़ें ना ध्यान करके वो चार लोग क्या कर रहे हैं कैसे हैं वही ध्यान रखना है। हालांकि इस बार वाले में भी मुझे पता है घड़ी कहाँ थी, पानी की बोतल कहाँ रखी हुई थी, दीवार कैसी थी, लेकिन वो एक एक दो सेकंड स्टार्टिंग एक दो मिनट में ही हो गया था। उसके बाद में मुझे मैं मेरे को जैसे होता है ना इंटरव्यू में हमें हर चीज़ ध्यान रखनी होती है। आप थोड़ा अच्छे बैठो, आपका हैंड मूवमेंट हो, आई कांटेक्ट हो, सारी चीज़ें। उनमें मेरे ये भी था कि आपको आसपास का कुछ नहीं देखना, ये भी मैं बार बार ट्राई कर रहा था। इंटरव्यू वाली बात तो आगे की है, उम्मीद करेंगे जब आप मेंस में अच्छा स्कोर करते हो ना तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा ही जाता है, क्योंकि आप उस स्तर तक पहुंच चुके होते हो कि आपके सारे कंसेप्ट सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम फोर्थ पेपर की बात कर लूँ। जितना मैं जानता हूँ आईएएस में भी शायद होता है, आप में से कोई एस्पिरेंट है जो यूपीएससी का कर रहा है? हम्म, मतलब इंटीग्रेटेड है ना। तो यहाँ तो चाहिए उनकी दुनिया में भाग रहा ला, बस एक बार कोर्स करके टारगेट तो पहले यूपीएससी होता होगा ना जब वैकेंसी है तब, बस सारे ही हो ना। तो हिंदी इंग्लिश होती है ना शायद, तो दोनों के लिए सेम है ना। अब हिंदी इंग्लिश ग्रामर भी आती है उसमें। तो अब देखो ग्रामर और जीके में जीएस में यही सबसे बड़ी वो है एक सिमिलैरिटी, कि ये जीएस की तरह बिहेव करते हैं कई बार। आपको कुछ क्वेश्चन आ गया तो आ गया, नहीं आया तो ना आया। इसलिए इस बार मैंने क्या किया 23 वाले में, मैंने ग्रामर पे ध्यान ना देके कॉम्प्रिहेंसिव पे ध्यान दिया। तो आप भी आगे से ध्यान रखना, ग्रामर पे उतना ही समय इन्वेस्ट करना है, उससे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव पे ध्यान देना है। क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव पर जब आप ध्यान देते हो ना तो तीनों पेपर है ना, इन तीनों की सेटिस्फेक्शन मिलता है। क्यों? क्योंकि ये आपसे आंसर राइटिंग की डिमांड कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन। और आपका जो ये है ना, इसमें भी आप अगर 50 नंबर का अगर इसकी मैं बात करूँ, 50 नंबर की हिंदी की और लगभग 20-30 की इंग्लिश की होती है, बाकी का लगभग 1/3 सॉरी 130 या 140 का जो वेटेज है वो कॉम्प्रिहेंसिव पे होता है। तो आप हमेशा कॉम्प्रिहेंसिव पे ध्यान रखना आगे से ग्रामर के साथ में, है ना। अब बात निकल के आती है कि जो अभी हम तैयारी कर रहे हैं, हम आपको क्या लगता है कि भाई किस तरह चीज़ों को कंटिन्यू रखें? नो डाउट वहाँ से मैं शुरू करता हूँ। उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसे मैंने यूट्यूब पे एक दो पॉडकास्ट दिए थे, तो एक महानुभाव ने पूछा कि सर मेंस में आंसर राइटिंग का कितना रोल है। तो मगर अब जवाब तो कहीं दी, तुम चौक कौन लागे। मतलब ये पूछने वाली बातें हैं क्या? ये वही हो गया कि मैं कहूँ कि मुझे जिंदा रहने के लिए सांस की कितनी ज़रूरत है ना। तो आंसर राइटिंग आप में से कौन करता है रोज? मुझे अभी एक हाथ दिख रहा है सिर्फ। और कोई है? फिर बाद में मैं कुछ खुला फिर गला नहीं मैं भी करा जा, फिर कौन सुनूला मैं। अब देखो इस बार आरएस प्रीलिम्स में कितने फॉर्म भरे? 6 लाख। मेंस कितने का क्वालिफाई हुआ? 20 के आसपास। इंटरव्यू कॉल कितनों का हुआ? 2100 2200। रैंक कितनों की आएगी? समझ में आया? इस पूरी क्लास में इन्होंने एक मात्र जिन्होंने हैंड रेज किया कि मैं रोज आंसर राइटिंग करती हूँ, ये सारे हम फॉर्म भरने वाले हैं। उनमें से 10 लोग भी अगर होते तो मैं कहता आप मेंस लिखने वाले हैं। फिर उनमें से एक कोई होता तो मैं कहता आप इंटरव्यू वाले हैं। और अगर वो उतनी मजबूती से रहते तो मैं कहता आप रैंक वाले हैं। तो रिजल्ट आपके सामने है, मेहनत करनी पड़ेगी। यही सेम परफॉर्मा हर जगह अप्लाई होता है।
फॉर्म भरने वाले लाखों में होते हैं, मेंस क्लियर करने वाले हजारों में, इंटरव्यू देने वाले सैकड़ों में और रैंक वाले दहाई के अंदर। तो क्या करना है? आंसर राइटिंग करनी है। बैच के टेस्ट होते हैं शायद 10-10 दिन के गैप में, है ना? देते हो? तो 10 दिन में पूरे मंथ में 3 ही मौके मिलते हैं जब आप कुछ लिखते हैं। तो आपको सच में अंतरात्मा मान रही है कि भाई ये सही है? मतलब सबसे झूठ बोल लो, इससे थोड़ी बोल पाओगे। कितने लोग हैं जिनकी अंतरात्मा मानती कि नहीं सही कर रहे हैं हम, तो 10 दिन में एक बार लिखे, है ना? तो ये सबसे बड़ी समस्या है। मैं हमेशा मेंस पे ही ध्यान देता हूँ, उसका रीज़न भी यही है कि मेंस ऐसी चीज़ है जो आपको लाखों से हजारों में, हजार से सैकड़ों में और सैकड़ों से दहाई में पहुंचाती है। उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है आंसर राइटिंग। मैं उसी की बात कर लेता हूँ 5-7 मिनट के लिए, और फिर उम्मीद करता हूँ मैं अगर संस्थान से जुड़ा रहूँगा तो हम कुछ सेशन भी लाएंगे आंसर राइटिंग को लेकर। आंसर राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है, मुझे पता है। इट्स नॉट अबाउट ओवर कॉन्फिडेंस, इट्स जस्ट अबाउट कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो मुझे पता है कि मैंने कितना लिखा है, कब लिखा है, किस तरह लिखा है। तो इच्छुक हो आंसर राइटिंग के बारे में कुछ थोड़ा सा 5-7 मिनट बात करने में, है ना? देखो, दो चीज़ें होती हैं, एक सेकेंडरी और एक प्राइमरी। एक तो सेकेंडरी और एक होता है प्राइमरी। सेकेंडरी में बताओ मैं किस किस को रख सकता हूँ? मतलब एक एग्जाम को पास करने के लिए, खास करके फॉर द रैंक। इन दोनों में से आपको क्या क्या लगता है कि भाई सेकेंडरी चीजें ये होती हैं, प्राइमरी ये होती हैं, और इनको हम कंबाइन करके चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं? बताओ एक एक। हम्म? अरे बोल लो, यहाँ कहीं करो। है? नोट्स? ठीक है। तो एक चीज हम मान सकते हैं, नोट्स। उसके अलावा? हम्म? आंसर राइटिंग सेकंड में रख के आप कर रहे हो, दैट इज प्राइमरी। अब मैं आपको सेकेंडरी चीज़ें बताता हूँ जो हमारे सबसे बड़े जीवन में डाउट होते हैं। मैं जब अभी सेशन लेके आया हूँ तो वहाँ पर भी सेम वही बातें हैं। देखो, नोट्स, कई बार हम पेन की बात करते हैं, कई बार हम कंटेंट की बात करते हैं, कई बार हम टाइम टेबल की बात करते हैं ना, कई बार हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, मैनेजमेंट की, और कई बार हम दैट जो कॉन्फिडेंस एंड ऑल इसकी बात करते हैं। ये सब सेकेंडरी हैं आपके लिए, और ये सेकेंडरी होने चाहिए। द प्राइमरी इज, ये जब आपके पास होती है ना, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये डेवलप होती है लेकिन इन्हीं से, ये भी होने चाहिए तब आपके पास ये होगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान इस पे दो जब आपको लगे, मतलब हमेशा आंसर राइटिंग हमेशा अपनी मजबूत रखनी है। अब हम इस पे बात करेंगे, डोंट वरी। उससे पहले मैं इन चीज़ों को ले लेता हूँ। नोट्स की हमने बात कर ली, बिलीव करो मेरे ऊपर, मैं कोई किसी चीज़ का कोई गोलमेल, कोई गोलमाल कुछ नहीं करता। सीधी बात है, मैंने संस्थान के 2-5 नोट्स ऐसे स्पोर्ट्स एंड योगा में खुद पढ़ाता हूँ कोचिंग में, तो मेरे खुद के हैं वो। उसके अलावा मैक्स टू मैक्स जितने मेरे नोट्स हैं उनका मेन फाउंडेशन सर रहे हैं। हिस्ट्री में पूरा प्रॉपर मेरे सारे नोट्स नरेंद्र सर और राजवीर सर के ही हैं। ज्योग्राफी में मैं मैम के, मेरे फाउंडेशन कोर्स है विजय सर के ज्योग्राफी के, मैं आज भी वही पढ़ता हूँ। उसके अलावा पॉलिटी सर की है। उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर मेरे सर के हैं, हालांकि उसमें मैंने थोड़ा अपनी तरफ से काफ़ी ऐड किया था राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में। नोट्स आपके पास है, सफिशिएंट है। सबसे महत्वपूर्ण है, विश्वास करना सीखना होगा। विश्वास करना सीखना होगा। आदमी, आपके आसपास 10 गुरु होंगे लेकिन अल्टीमेटली आपको गुरु एक ही बनाना है। हाँ, उन 10 गुरुओं के अंदर अलग अलग 10 चीज़ें हो सकती है ना। किसी का मान लो जहाँ कोई आंसर राइटिंग बढ़िया करे, कोई टाइम टेबल सही बता देता, कोई कंटेंट अच्छा दे देगा, कोई मोटिवेशन अच्छा दे देगा, कोई आपको, मतलब जिसे हम कहते हैं ना कि भाई आपको अच्छी तरीके से गाइड कर सकता है। इनकी सबकी एक एक विशेषता है। तो इन सब की एक एक विशेषताओं को अपने अंदर लाओ। इसी तरह 10 जगह का कंटेंट है ना, उसमें हो सकता है कुछ में एक दो अच्छी बातें होंगी, तो उनको मिला के अपना खुद का कंटेंट बनाओ, है ना? आज का जमाना, खास करके आरपीएससी की अगर मैं बात करूँ, यूपीएससी तो हमेशा से उसी तरह ट्रेंड पर रहा है। आरपीएससी में भी ये चीज़ें होने लग रही कि आप अब जो है ना, सिर्फ नोट्स या कंटेंट के लिए नहीं जी सकते, वो आपको बर्बाद कर देंगे। उसको आप जितना एनरिच करोगे वो वैसे भी कम ही पड़ेगा। बस आपके पास अगर आंसर राइटिंग है ना, तो ही आप उसको मजबूती से पहुंचा सकते हो। तो उसके लिए जितनी भी आपको लगता है जो लोग हैं आपके आसपास जिनसे आप गाइडेंस लेते हो, सबसे लो। बस उनमें आइडेंटिफाई कर लो कि इनकी ये चीज़ अच्छी है तो मैं ये इनसे यही लूंगा। नोट्स का मैंने बता दिया। सबसे पहले नोट्स की
क्लियर है मेरे हिसाब से? कोई डाउट नोट्स में? नोट्स संस्थान के हैं, फाउंडेशन है इनमें, इनके अलावा आप कंटेंट ऐड कर सकते हो, बट जो आपको लगे कि ये एक्स्ट्रा है या फिर ये मेरे लिए बेनिफिट करेगा। नोट्स यहाँ जो बना रहे हो उसके अलावा भी साथ साथ में पैरेलली घर जाके खुद के बनाओ। मैं उनको पॉइंट टू पॉइंट नाम देता हूँ, नॉट शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स भाई जीवन में मैंने कभी नहीं बनाए, आर्ट एंड कल्चर के बनाए, जो मैंने खुद ने, समझ को ना मैंने बनाए क्यों थे, क्योंकि मैं खुद उनसे नहीं पढ़ता, समझ नहीं आते। मैं उसकी जगह पॉइंट टू पॉइंट रखता हूँ, जैसे एक बड़ा पैराग्राफ है, क्यों ना मैं उसके 5-10 मेन चीज़ें जो है ना वो ही अपने पास इकट्ठा कर लूँ। तो इन नोट्स, क्योंकि मैं देखता हूँ हमारी कॉपियाँ अभी तो आप इतने बढ़िया बना रहे हो, इतने बंडल कर लोगे, लेकिन जब वो समय आएगा ना, कत्ल की रात जिसे कहते हैं, उसमें ये बंडल आपको लगेंगे कि इतने मैंने बनाए क्यों थे। इस 2023 वाले मेंस के टाइम मुझे खुद को याद है, दोनों दिन मेरे को नींद नहीं आई। द रीज़न बिहाइंड कि भाई मैं, मेरे पास कंटेंट इतना सारा इकट्ठा हो रखा था ना कि यार इम वो पढ़ लिया, उम वो छूट गो, इम वो छूट गो। तो वो एनजाइटी थी। इस बार वाला जो मेरा अभी जो मैं दे रहा हूँ, मुझे उम्मीद है इसमें मेरा और अच्छा था। उसमें मेरा सिंगल फिक्स था कि हिस्ट्री मतलब एक किताब, ज्योग्राफी मतलब एक किताब, हर चीज़ की एक बुक, उसके अलावा कोई चेंज नहीं। स्पायरल की बुक बनाओ, उसमें आप जब चाहो पेज जोड़ घटा सकते हो। नोट्स क्लियर? पेन की, पेन का होता है किसी को इशू? मेंस दिया है आप में से किसी ने अभी तक? अच्छा फाउंडेशन वाले ही है ना, तो ये आएगी, एक समस्या रहती है पेन, पेन की। पेन में देखो 5-6 चीज़ें होती है, एक तो ग्रिप समस्या करती है, इंक ब्लोट होती है, चलो स्पीड जो रोकता है, उसके अलावा थोड़ा हैवी होता है और थोड़ा एक्सपेंसिव भी हो सकता है। इन सब के लिए मैंने एक क्या बोलते हैं, मैं बात कर बताऊं भाई, उस हिसाब से मेरे को कंसेशन दे देगा क्या वो, फिर मैं प्रमोट करूंगा पेन। तो अभी उसको स्किप करते हैं हम। चलो बता रहा हूँ मैंने पेन यूज़ किया मूव का, फ्लेयर का एक मूव पेन आता है 10 रुपए का वो। तो उसमें वो पेन अच्छा है। ग्रिप के लिए आप उसको दूसरे ट्रांसपेरेंट पेन में डाल सकते हो, उसकी इंक या फिर उसकी जो रिफिल है वो अच्छी है। तो पेन अभी से उसकी आदत डालो। मूव आता है 10 रुपए का आएगा, येलो या फिर अदर अदर कलर में उसका, हाँ ये वाला आपके पास जो पेन है वो, ये ब्लैक में है ना, और वो वाइट होता है। वो अच्छा पेन है, मैंने खुद उसको पूरे इस बार वाले पूरे मीन्स में मैंने उसी पेन से लिखा है। तो ये अभी तो समस्या नहीं लग रही, बट कल को आती है, तो मैं अब ही क्लियर कर दूं भाई। पेन हो गया, कंटेंट और नोट सेम हो गया। कंटेंट में आप एक चीज और देखना, न्यूज़पेपर जो है ना उसको अभी से पढ़ना शुरू करो। और आप में से कई लोगों को डाउट है कि न्यूज़पेपर में भी क्या पढ़े, समझ नहीं आता ऐसा? किसी को तो होगा, ये नाड़ मत हिलाओ, मैं तभी बता पाऊंगा, तो मना कर रहे हो सभी। उसमें सबसे बड़ी समस्या होती है कि भाई हमें पता ही नहीं चलता पढ़ना क्या है ना। तो उसका सीधा सा रामबाण है, न्यूज़पेपर में जो भी 20 पेज आते हैं उसमें ऐसी ऐसी न्यूज जो आपको अट्रैक्ट कर रही है या आपको अच्छी लग रही है उसको नहीं पढ़ना, ठीक है? उसको नहीं पढ़ना। उसके अलावा आपकी जो भी अच्छी न्यूज़ होगी, आपको अपने स्कीम्स वगैरह, कोई पॉलिटिकल मूवमेंट, इंटरनेशनल कोई रिलेशनशिप, या फिर आपका जियोग्राफिकल कोई कैलेमिटी हो गई, इन सब के रिलेटेड कंटेंट ही पढ़ना है। और न्यूज़पेपर को आप, मेरे अपनी बताऊं मैं, तो मैं एक डायरी रखता था, मैं एनसीसी से था, तो हमें कई बार रिकमेंडेशन वगैरह मिलती थी, तो हमें ऐसे डायरियाँ मिलती थी स्पायरल वाली छोटी छोटी। तो मेरे पास अभी भी 10-12 रखी हैं वो। उसको मैं उसमें यही काम करता था मैं, जैसे न्यूज़पेपर, अब मान लो मेरे पास 10 हेडिंग है, और ये मैं सही बता रहा हूँ आपको, अभी से करना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि हम तो अभी टाबर हैं, तो आप, ये सही है कि आप टाबर हैं, लेकिन जो जिसका कोर्स पूरा हो चुका है, जिसने 1-2 मेंस लिख लिए हैं, वो वाकई में बहुत धुरंधर हो चुका होगा। अगर आप अभी भी अपने आप को टाबर मान के कुछ नहीं करना चाहते ना, तो यू आर गोना वेरी लेट, तो वो नहीं करना है। एक न्यूज़पेपर होता है, उसमें सबसे पहले मान लो कोई एनवायरनमेंट को लेकर कोई टॉपिक रहता है ना, एनवायरनमेंट को लेकर कोई मुद्दा आता है, कोई मुद्दा आता है पॉलिटिकल, कोई आता है मोटिवेशनल, सबका मैं उदाहरण दूंगा, कोई आता है इकोनॉमिकल, कोई आता है क्राइम से संबंधित, है ना, जिसमें हम बेसिक रूप से एनसीआरबी की बात करते हैं। एनसीआरबी की फुल फॉर्म पता है किसी को? बिल्कुल। उसके अलावा 1-2 टॉपिक आते हैं आपका टेक्नोलॉजी को लेकर के, उसके अलावा, और जैसे आप मान लो कुछ कोट्स वगैरह आते हैं ना एडिटोरियल्स वगैरह में, इतने ही मान लो। इनके लिए मैंने, मेरी डायरी में मान लो 50 पेज है, और डायरी होती है छोटी सी पॉकेट डायरी, 50 पेज है, 50 का मतलब है आप 5-5 पेज के हिसाब से 10 टॉपिक को डिवाइड कर दो। एनवायरनमेंट पे जाते आपको आएगा, द रीसेंट न्यूज, द रीसेंट आर्टिकल ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट्स दैट द ओशंस, और मे बी जो हम हिमालयन रीजन की बात करते हैं, आप मेल्टिंग वेरी फास्ट, एग्जैक्ट, ये न्यूज़ आ गई। डायरी में एनवायरनमेंट हेडिंग में जस्ट नीचे लिख दो इतना ही, क्या, WMO, और आपका ग्लेशियर मेल्टिंग।
कभी भी आंसर राइटिंग करोगे, एनवायरनमेंट से संबंधित कोई भी समस्या आएगी, सीधा उसको वहाँ मेंशन करो। द रीसेंट न्यूज़, द रीसेंट रिपोर्ट ऑफ WMO। ये जरूरी नहीं है कि आप उसकी फिक्स करो, आप ये भी लिख दोगे ना यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अभी से बनाना पड़ेगा। पॉलिटिकल में डाल दो कुछ भी कि भाई देश में वन नेशन वन वाला, उसकी कोई रिपोर्ट आ गई क्या, किसी ने लॉ कमीशन ने कुछ एक्स्ट्रा बोला है क्या, तो वो डायरी मेंटेन करो। ये क्या लिख रहा था मैं नहीं समझ कौन है। मोटिवेशन, जैसे झालावाड़ में कई सारी औरतें थी जिन्होंने पॉलीथीन से कहीं बैग वगैरह बनाए थे, वो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थी। रमा देवी हैं एक, उसके अलावा अपने IAS कलेक्टर जो है टीना डाबी मैम, नमो बाड़मेर, जैसे उनके कुछ प्रोग्राम्स थे, तो उनको मेंशन करो अपनी डायरी में। इकोनॉमी में आपकी इंडिया की GDP ये चल रही है, आपका फिज ने ये रिपोर्ट निकाली है, वर्ल्ड बैंक ये कहता है, वो लिखो साथ में। आपके क्राइम में NCRB के डेटा क्रिमिनलाइजेशन कितना हो रहा है, कुछ करप्शन या फिर किसी भी तरीके के अदर ऑफेंस या वायलेंस वगैरह है वो कितने हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी में कि भाई हमने इसरो ने ये मिशन भेज दिया, हमने उसके साथ कोलेबोरेशन कर लिया, हमने नया एस्ट्रॉयड ढूंढ लिया, ये लिखो। उसके अलावा कोटेशंस में आप न्यूज़पेपर में जो अच्छे अच्छे कोट आते हैं, जैसे एक आप वोल्टेयर का है कि हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत ना हूं, लेकिन विचार रखने की जो आपकी स्वतंत्रता है या फिर आपका जो अधिकार है उसकी रक्षा करूंगा। तो ये ऐसी चीजें हैं, या येसु सप्तेषु जागृते, है ना, राजस्थान पत्रिका का जो कोट है। इस तरह डायरी मेंटेन करो। ये कंटेंट जब आप डालोगे ना अपने आंसर में, यू विल डेफिनेटली फाइंड कि ना, मतलब आपको सच में 0.25, 0.50, 0.75 पॉइंट या फिर 1 नंबर तक एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो ये आंसर राइटिंग के कोर बेस होते हैं स्टार्टिंग के, जो मैंने खुद ने फॉलो किए। उसके बाद में तो कंटेंट की, मेरा मतलब कंटेंट में नोट्स आ गया और न्यूज़पेपर से आपको ये डालना है। अभी न्यूज़पेपर का भी मैं बता दूं कि भाई आंसर राइटिंग में आपको कैसे वो हेल्प करेगा। ये मान लो एक आर्टिकल है, वन नेशन, वन नेशन वन इलेक्शन। सबसे पहले क्या आएगा, एक बड़ी सी हेडिंग आएगी, आएगी, फिर एक छोटी हेडिंग आएगी, फिर यहाँ पर पहला वर्ड जो है ना वो, सॉरी, पहला जो एक्रोनिम है या फिर पहला अल्फाबेट है वो बड़ा आता है। इसको क्या बोलते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में, जब पहला किसी पैराग्राफ की लाइन का पहला जो आपका अल्फाबेट होता है उसको क्या बोलते हैं? अरे परेशान मत हो, हम कंप्यूटर किसी अपना आवे नहीं याद रखना, मुझे भी नहीं पता। तो जो भी है उसमें पूरा पैराग्राफ चलता है। क्लियर है? यहाँ पर देखोगे एक छोटी सी फोटो होती है ना। मैं वन नेशन वन इलेक्शन की बात करूं, मे बी यहाँ पर इंडिया का मैप होगा, वहां पर बताया जाएगा कि ये राज्य जो है वहां पर ये सरकार है तो इसने अप्रूव दिया है, इसने नहीं दिया। या फिर आर्टिकल बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर हो सकता है आपको एक छोटा सा पाई चार्ट दे दे बॉक्स में बना के, फिर यहाँ पर कहेंगे वन नेशन वन इलेक्शन के लिए आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कहता है कि हमारे पास लॉजिस्टिक या हमारे पास आपका फाइनेंस या हमारे पास पॉलिसी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल, इनमें से कोई समस्या है, उसका एक पाई चार्ट देंगे वो, है ना, कि इतने परसेंट समस्या है। एक यहाँ पर आपको कोई जो है इस तरीके का, इनका ना कहीं बोले, मैं तो BP की मशीन बोलता हूँ, नहीं वो ये होता है ना, ये वाले, हाँ जो भी है, तो ये देंगे। इसमें कहेंगे कि भाई सबसे पहले वन नेशन इस समय शुरू हुए फिर बंद हुए, ये सब यहाँ पर कई बार आपको एक ग्राफ दिया जाएगा, ये GDP वगैरह डिनोट करने के लिए दिए जाते हैं। तो ये न्यूज़पेपर है ना, लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन देखो, इसका फॉर्मेट देखो, इसने कितना अच्छा लिखा है। आपका कहीं करा जो मैं भी 2021 तक करता था। क्वेश्चन आ गया, अब वो जो सबको पता है सब करते हैं क्या, 2 लाइन का इंट्रोडक्शन चाहिए, आवकाइन है, फिर फिर बस शुरू करो शुरू करो शुरू, और फिर लास्ट में अतः, निष्कर्षतः, इस प्रकार। तो फिर बस वो काम भी बतरो ही है, 1 2 3 नंबर इसमें और इसमें आपके सामने है, अगर सबको दिख रहा होगा वैसे LED से, इसमें और इसमें कितना डिफरेंस आप खुद अपनी आंखों से देखो, आपको खुद को लगेगा यार इसने मेहनत भी कितनी करी है और कितना अच्छा भी लिखा है। तो ये आंसर राइटिंग का पहला मूल होता है, आपको इस तरीके से सोचना होता है। अभी मेरे पास बातें बहुत सारी है, समय ही मुझे लग रहा है कम पड़ेगा। टाइम टेबल, टाइम टेबल की बात कर ले अब, सर आने ही वाले हैं शायद। टाइम टेबल की बात कर ले। मैं हूँ अर्ली बर्ड आदमी, 4 बजे उठूँ, सुबह 9 बजे, सॉरी दंत्या 9 बजे सो जाऊँ। एग्जाम से 1 2 महीने पहले तक मैं 3 3 बजे भी उठाऊँ। जीवन में सबसे बड़ी चीज ध्यान रखना, तुम्हें ऐसी कोई चीज ना हो जो तुम्हें गिरफ्त होता ना, मतलब वो ना कर पाए। नींद, भूख, प्यास, कोई रिलेशनशिप, कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कुछ नहीं। जितना आज़ाद रहोगे उतना ही अपने लक्ष्य के प्रति बढ़ते रहोगे। आदमी की, ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी नीड होती है फूड एंड नींद। मैंने उन दोनों तक पर काबू पा रखा है। मैं तपस्वी कौन छू, मैं खाबा लागू जो, मैं छोटू भी कौन गाई, है ना।
मैं सादा सिंपल आदमी हूँ, लेकिन जब मैं आता हूँ तब। अब आर्मी में बढ़िया लगभग 7-8 चक्की समेट रहे हो अभी, काजू कतली की है ना। जब शुरू होता हूँ तब। लेकिन पढ़ाई के समय नींद लो आराम से 7-8 घंटा, कोई दिक्कत कौन, लेकिन उसके अलावा नींद नहीं चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, टाइम टेबल की सुबह उठते ही टाइम टेबल में ऐड करो मेरे कहने से। वॉशरूम जाते हैं सब, नहाते हैं सब, खाना खाते हैं, घर वालों से मिलते हो, फ़ोन पे बात करते हो, कोचिंग वोचिंग आते हो, महीना 6 महीना हम घूम फिर जाते हो, छोटे मोटे शौक होंगे। तो इसमें बताओ आंसर राइटिंग क्यों नहीं है? उसने क्या पाप कर दिया? ये नहीं करना था तो आप ये स्ट्रीम में नहीं आते, क्योंकि यहाँ तो भाई एक कलम और इस हाथ, इन दोनों के अलावा कुछ नहीं है ना। तो अब से उसको भी ऐड करना है, आंसर राइटिंग प्रॉपर सुबह सुबह देनी है। उसकी मैं टाइम टेबल के साथ ही जोड़ देता हूँ। आंसर राइटिंग कैसे करनी है वो मैं बता दूं। यूपीएससी और दोनों आप देख सकते हैं। रफ कॉपी लेनी है, रफ कॉपी जानते हो, वाइट नहीं, जो वो थोड़ा ब्राउनिश होती है, जो जो हम सो कोल्ड मैथ की एक्सरसाइज के लिए रखते हैं, है ना, वो वाली। उसमें ये आप मान लो 2 पेज हो गए। पहलो पेज विद्या माता को, और दूसरों छोड़ दो, मतलब है ना, फ्रंट के पहला और दूसरा छोड़ के दूसरे से शुरू करो। अब मान लो मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ मेरे कहने से, 2-5 दिन तो कर लीजिए यार, मारो थोड़ा मन रह चलो। कल 30 तारीख है, परसों 31, उसके आगे 3, 4 और 5। ठीक है। आज जो आपको पढ़ा दिया ना, या अब पढ़ाने वाले हैं सर, शाम तक आप रिवीजन जो भी करोगे ना, मेरे कहने से। किसके कहने से? वेरी इंटेलिजेंट, मुझे लगा खुद कहोगे मेरे कहने से। इसमें आप लिखो, जो मैं पहले आरएस वालों की बात कर लेता हूँ। 2 नंबर के कितने क्वेश्चन? 3। लाइन कितनी छोड़नी है? 1, 2, 3, 4। फिर दूसरा क्वेश्चन कितनी लाइन? 1, 2, 3, 4। फिर दूसरा क्वेश्चन 1, 2, 3, 4। इस पेज में 3 प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर के। एक प्रश्न लिखो 5 नंबर का, कितने लाइन छोड़ोगे? 8। दूसरे में 8। बड़ी वाली लोगे ना, उसमें आराम से मेरे हिसाब से लगभग है ना 20-25 के आसपास आते हैं। नेक्स्ट पेज पे एक क्वेश्चन लिखोगे 10 नंबर का, और प्रॉपर बड़ा। यूपीएससी वाले मुझे ज़्यादा सच में नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे पता है कि आंसर राइटिंग तो आपके भी जरूरी है। 2 या 5 नंबर के नहीं आते आपके शायद ना, 10 आता ना सीधा। आईएएस लोग हो भाई। तो उसके लिए 2 क्वेश्चन लिखो रोज के। पेज आपके लिए सेम, आपके साथ कोई दगा नहीं होगा कि मन ज्यादा पड़ा हुआ धीरे से, इतना कर लो। आज जो भी लिखोगे उसके क्वेश्चन लिख लो आज, है ना। फिर सो के जब उठोगे ना, जब भी तो आप यकीन मानना, अगर आप 7 घंटे भी नींद ले रहे हो ना, इन 7 घंटे की नींद में अगर आपको 5 बार भी दिमाग ये कहेगा ना, अरे तूने कुछ क्वेश्चन लिखे थे, उनका सोचा उसका आंसर कैसे लिखेगा, अगर 5 बार भी, तो ये मानना आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो। और जिसका नहीं कह रहा ना, उसको कहना कि कल से कहना शुरू कर दे। पहली बार में जिसका कह दे कि भाई मैंने कुछ लिखा था, मुझे कल इनको उतारना है, तो मैं कैसे उतारूंगा? क्योंकि ये सबसे बढ़िया तरीका है, बताऊं क्यों? आपको मैं टेस्ट सीरीज दी, आपने टेस्ट सीरीज लिखी, सेम समय आपके पास क्वेश्चन आया, आपने फटाफट लिखने शुरू कर दी। वही मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप 24 घंटे पहले से क्वेश्चन लिख के रखो ना, तो दिमाग को ही लगेगा, उसको पता रहेगा कि आपको उनके आंसर्स देने हैं। तो इतने मतलब लगभग लगभग 12 घंटे में अगर आप कोई क्वेश्चन सोच रहे हो, तो आप सोच के देखो आपका दिमाग कितना कितना ज्यादा क्रिएटिव हो रहा है, कितना ज्यादा सोच रहा है मैं इसको कैसे लिखूंगा, कैसे छोड़ूं, कैसे। अब जैसे मैं वन नेशन वन इलेक्शन ही दे दूं आपको 10 नंबर में, अब से सोचने लग जाओ कि अरे कैसे लिखना है, कल लिखना है, कल लिखना है। तो ये कंटिन्यू रखो, इम ज़्यादा टाइम कौन लागे। बिगिनर हो तो मैक्स टू मैक्स 1 आवर लगेंगे, धीरे धीरे जब लेवल पे आओगे तो 30 मिनट 45 मिनट लागेली। ये करो रोज, और लास्ट दिन आपका जो टेस्ट है वो दो। इसमें एक आइडल टाइम स्पीड में बता देता हूँ जो मुझे लगती थी, और मैं मानता हूँ दैट इज टू मच, इससे ज़्यादा आपको जरूरत नहीं है। 2 नंबर का प्रश्न में 2 मिनट, 5 का में 5 से 6, और 10 के में 10 से 12 या 13। ये सबसे आइडल है। मतलब ये नहीं है कि आप ये अचीव नहीं कर पा रहे, मुझे पता है टाइम लगेगा, मैंने खुद को ने 5 साल दिए हैं, 5 ईयर्स, है ना, 5 साल दिए हैं, तब मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो ये समय के साथ होगी, लेकिन ये आइडल है, आपको इस रेंज तक पहुंचना है। तो मेरे हिसाब से टाइम टेबल में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, और आपको आपके कि भाई आंसर राइटिंग के टाइमिंग जो है कितनी होनी चाहिए, और बाकी आपका जो टाइम टेबल चल रहा है वो करो। संस्थान में 5-6 घंटे दो, जो पढ़ा दिया उसको अच्छे से पढ़ लो एक बार। उसके बाद में सुबह जब उठो तो थोड़ा सा कल पढ़ा है उसको भी और 1-2 घंटा फ्री कर राजा वो करो, और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। उसके बाद में मैनेजमेंट, मैनेजमेंट टाइम टेबल का कर लिया, कंटेंट का कर लिया, पेन का कर लिया, नोट्स का। अब मैनेजमेंट आता है खुद का। खुद का एक चीज ध्यान रखना, एक श्लोक आता है, ईशा वश्यम इदम सर्वम। व्हाट इज मीन, किसी को पता है?
द ऑलमाइटी प्रेजेंट्स एट एवरीवेयर इन एवरी वन। कहीं बोलो, ईश्वर का हर व्यक्ति में वास है। आप हर एक व्यक्ति उस ईश्वर का अंश है। ईश्वर का अंश होने का मतलब है आप में उन्हीं की जितनी ताकत, पोटेंशियल है। ओमनीपोटेंट, ओमनिशियंट एंड ओमनीप्रेजेंट। इसका मतलब क्या है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अपने आप पे बिलीव रखो। समझ रहे हो? एक वो आता है कि भाई, हाँ, जो ईश्वर है ना, वो हाथी को मण और चींटी को कण दोनों देता है। तो अगर आप यहाँ पर आए हो, आपका खुद का मोटिवेशन था, तो आप इतना बिलीव रखो कि किसी दिन अच्छा बनकर ही जाओगे। इसी में मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। 1010 रैंक थी, तो उससे पहले भी मैं कहता था ये बात। एक पॉडकास्ट में मैंने कमेंट पढ़ी, तो उसमें एक बोल रहा था कि बड़ बोला है, ज़्यादा बोल रहा है। तो ठीक से भाई, सबकी अपनी अपनी मानसिकता, बट वो सच है। मैंने हमेशा, ईश्वर में विश्वास करते हो सब, है ना? तो मेरा भी उस विश्वास यही था, और मैंने हमेशा ये कहा ईश्वर को कि जब से मेरी 1010 रैंक आई, तब मुझे लगा कि मेरे से शायद 1009 और अच्छे टैलेंटेड मेहनती थे, जिनको शायद ज़्यादा ज़रूरत थी इस पोस्ट की, नहीं? और जिनके घर वाले, जिनका समाज, जिनकी परिस्थितियाँ ज़्यादा इस तरह की थी कि उनको पहले नौकरी चाहिए थी। तो मैंने कहा ईश्वर, आपकी मर्जी, आपने दे दी। मैंने ये कहा, लेकिन अब मैं इतनी मेहनत करूंगा कि अब मुझे आपको मुझे देनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ ऐड करूंगा। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई, इस रैंक के लिए तेरे से ज़्यादा कोई मेहनत कर रहा है, तो मगा आप मत देना मुझे भले ही। और मैंने यही चीज़ सोच के उस चीज़ को स्वीकार किया कि शायद मैं 1010 के ही लायक था, कि टॉप 1, टॉप 10, टॉप 50, टॉप 100, टॉप 200, टॉप 300 और शायद टॉप 400, उसके लिए कोई और मेहनत कर रहा था। ये सोच के फिर मैंने, मतलब, धागे उधेड़ दिए टाइप। तो यही था, और फिर ईश्वर ने भी आशीर्वाद दिए कि ले भाई, 23 में तू ही है, इसके अलावा कोई नहीं है। तो ये भी हमेशा रखना है, अपने आप को इतना मजबूत बनाओ, और ईश्वर में हमेशा विश्वास रखो। सबका भला सोचो, घर वाले, माता पिता, समाज में सब बढ़िया मेल जोल से रहो। छोटी मोटी कहाँ सुनी सबकी होती है, लेकिन उनका आशीर्वाद उनके बिना कुछ नहीं है। मैं मेरी बताऊं, मैं जॉइंट फैमिली हूँ, मेरे पिताजी और 6 भाई हैं। मैं जयपुर का यहीं पत्रकार कॉलोनी रहता हूँ। हमारा एरिया एक इकोटोन की तरह है। ऑल यू अवेयर ऑफ इकोटोन? क्या होता है इकोटोन? एक ऐसा एरिया जहाँ पर दो इकोसिस्टम्स मिलते हो। मैं विलेज में भी हूँ और एक प्रॉपर सिटी भी है। इन दोनों में हूँ। मैं घर पे रहा हूँ, लाइब्रेरी मैंने पढ़ा है। सॉरी, लाइब्रेरी नहीं पढ़ा मैं घर पे ही रहा हूँ। घर पे ही मैंने पढ़ाई की, ऑनलाइन में स्टूडेंट था। इन सब के बावजूद ना मेरे घर वालों ने कभी मेरे को कोई समस्या नहीं दी। सुमारे उठ दूध पीबा सो लेर रात ने सो बासो पहली रोटी खा बतानी, कोई टेंशन कौन सी। मैं समझता हूँ, मैं हर किसी को कहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए हो ना, मैं सच बता रहा हूँ, लगभग 20 से 30% आपकी जो एफर्ट है ना, वो इन चीज़ों ने ही खत्म कर दी है। अगर मेरी तरह आप भी 100% सिर्फ पढ़ाई में होते हैं ना, तो चीज़ें और अभी स्मूथ होती। बट हाँ, ये है कि मेरी लड़ाई शायद आपसे कमज़ोरी होगी। अगर आप इस लड़ाई में इस रैंक तक पहुँचते हो ना, तो आप सच में काबिल तारीफ़ होंगे, क्योंकि आप यहाँ पर हो, अपने घरों से इतने दूर हो, आपको मकान का या फिर जहाँ भी रह रहे हो वहाँ की सारे मैनेजमेंट करना होता है। एक प्रॉपर खाना पीना, सोना उठना बैठना, सब कुछ आपको देखना होता है। उसके बाद अगर आप अच्छी रैंक ला रहे हो ना, तो आपसे बड़ा बलवान कोई नहीं है। और वो बलवान के लिए, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, मैं बजवा रही हूँ तो खुद ही बजा लो भाई, सब बजा लो, है ना? तो ये चीज़ सोचो। और दूसरी चीज़, अपने कोई अच्छे शौक खत्म नहीं करने। सब कहते हैं हमने ये कर दिया, हम बहुत, मतलब होता है, करते हैं, त्योहार में कौन जा करा, बातचीत कौन करे, सब होता है। लेकिन मैं कहता हूँ आपने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं किया। ये संस्थान है, यहाँ मैं खड़ा हूँ। इसका एक प्रोटोकॉल है कि आपको बोलना आना चाहिए, आप अपने सब्जेक्ट के अच्छे होने चाहिए, और आपके पास एक पद होना चाहिए। भैया, अब मैं इनको कि नहीं भाई, मैं तो यहाँ कर दियो और बिया कर दियो, जिद मन संस्थान अंडर खड़ो करियो, तो दैट इज रॉन्ग। नहीं, क्योंकि वो प्रोटोकॉल है। इसी तरह इस एग्जाम का प्रोटोकॉल ये है साहब, कि आपको कम से कम 1.5-2 साल तो अपने आप को बंद करना ही पड़ेगा। तो वो अपने आप में कोई बड़ी वो नहीं है कि आपने अलग ही हार्डवर्क किया है। हार्डवर्क आप आंसर राइटिंग में दिखाओ। उसके अलावा एक चीज़ और है, शौक खत्म नहीं करने हैं, आपको जो अच्छा लगता हो, है ना? कोई ना 2 घंटा ज़्यादा सोए, लड़कियों में थोड़ा होता है ना, वो ज़्यादा सोती हैं, सो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है भाई। 2 घंटे कहीं जाके बैठ के कोई फिल्म देख रहा था, किसी से पटलाई कर रहे हो, उससे तो बेटर है ना कि सोई तो रही हो, सो। कोई दिक्कत नहीं है। जिसको, मतलब, खाना पीना, बाहर घूमना, ट्रैवलिंग सब पसंद हो, करो। मैं खुद 2018 से मैंने एक बीएमसी होता है, बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है उत्तराखंड में। वहाँ से मैंने माउंटेनियरिंग कोर्स किया 1 महीने का।
उसके बाद से मैं भी मतलब यहाँ रफू चक्कर ही रहूँ जनरली। मेरा इंस्टाग्राम आईडी आर एस विकास करके, वहाँ पर आप देखोगे 4-5 पोस्ट है जो रिसेंट है 1-2 दिन की, बाकी सारी मेरी ट्रैवलिंग की है। और लोगों को ज़्यादा विश्वास तो इसलिए नहीं हो रहा कि ये कहीं किस तरह से लगा है ना। तो वो इसलिए है क्योंकि मैंने अपने शौक कभी ख़त्म नहीं किए, और शौक रखो लिमिटेड। अपन ने चाय चाय जी, ना कॉफ़ी चाय जी, ना अपन नशा कोई दोस्त, ना अपन कोई थड़ी पर बैठना, ना आप पैसों खर्च करा, ना अपन कोई शॉपिंग करनी। अपने पास एक काम है, मेरे को घूमना है, तो मैं 2-5 दिन घूमने के लिए निकल जाता हूँ। तो शौक खत्म नहीं करने, क्योंकि देखो एग्जाम तो आ रहे हैं बार बार, है ना, वैकेंसी तो आ रही है, लेकिन आपकी जो उम्र है ना वो नहीं आएगी वापस। जीवन में मेरी एक सलाह ध्यान रखना, कभी भी ऐसा पल ना आए कि जब पीछे मुड़ के देखो ना तो ये लगे यार ये, पीछे मुड़ के कभी अफसोस ना हो। आज मैं लग गया ठीक है, अभी मैं 27 का हूँ, 27 98 बोर्न, मैं लग गया। हो सकता है नहीं लगता, अगली में भी नहीं लगता, 30 में नहीं लगूँ, 32 में ना लगूँ, तो मेरा तो पूरा बर्बाद था, मैं सिर्फ किताबों में ही खोया रहता, सब कुछ भूल जाता। तो ये नहीं करना है। दिवाली यार तुम यार मनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी में मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा, आपको पता है श्रीवास्तव सर हैं जो आईपीएस थे, पिछले साल शायद फर्स्ट रैंक थे यूपीएससी में। उनका रिजल्ट आया था जब एक वीडियो वायरल हुआ था, कहाँ थे वो, है ना। मतलब आप आईपीएस हो, आप ट्रेनिंग में हो, उसके बाद आप आईएएस बन रहे हो, उसमें भी रैंक, कैसे पॉसिबल है, किसी को पता है? इसका तो जवाब देना पड़ेगा भाई, क्या रीजन है, सोचो। कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस तब होता ना जब वो आईपीएस छोड़ देते कि नहीं मैं ये नहीं करूंगा, मैं तो सीधा आईएएस करूंगा। मैनेजमेंट द मस्ट, मैनेजमेंट इज द की। मैनेजमेंट हर चीज का, दिमाग की कैपेसिटी होती है, आपने सुना होगा क्या, दिमाग में कहीं कौन जा रही, उल्टो घूम जा रही वापस। उसका मतलब ये कि दिमाग अब कैप्चर नहीं कर रहा। कैप्चर नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि दिमाग की लिमिटेशन होती है, उस लिमिटेशन को पहचानो। कोई कह रहा है 18 घंटे पढ़ रहा हूँ, पढ़ ले तू। मैं 10 घंटा पढ़ रहा हूँ, 23 पर आ गो, तू 18 कर 22 में आ जाओ, और ज़्यादा थोड़ी करेगा कुछ। तो ये जो भी हैं, आपको अपने दिमाग को खुद इस हिसाब से डेवलप करना होगा कि आपका दिमाग खुद कह देगा कि मेरी इतनी कैपेसिटी। सर या जो यूपीएससी से क्लियर करते हैं उनका सबसे बड़ा रीजन ही होता है, तो कंसेप्ट क्लियर है, सारा पढ़ा हुआ है, अब उनको पता है कि मैं 4-5 घंटे भी निकालूंगा ना दिन में तो भी मैं अच्छे से रैंक नहीं आऊंगा। तो उसी तरह आप भी सोचो, अपनी कैपेसिटीज जानो कि भाई मैं इतने घंटे पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ, और बाकी का समय बढ़िया अपने आप को दो, कोई दिक्कत नहीं है। अपना मतलब जितना खुद को खुश रखोगे ना उसकी कोई ओर नहीं होगी। खुश रखो अपने आप को, क्योंकि तुम अपने आप को खुश नहीं रख रहे हो, तुम उस ऑलमाइटी को खुश रख रहे हो, है ना। बिकॉज ईशावश्यम इदम सर्वम। ठीक है। उसके अलावा फिर नेक्स्ट बात आती है योगा इंजे, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस से मैं कुछ 3 चीजें लिखता हूँ। मेरी राइटिंग अच्छी है, बट मैं थोड़ा जल्दी के चक्कर में कर रहा हूँ। मैं कुछ बताता हूँ आपको कॉन्फिडेंस से। दैट इज, फुल फॉर्म पता है किसी को, कोई एक्रोनिम का फुल बताएगा मुझे? सही है, नहीं बताया, पिछले बैच में सबने बता दिया। मैं यार तुम्हें कैसे पता कि नहीं सर हमें पता था, तो मैं यार ये तो मैंने खुद ने बनाया कि नहीं सर हमें पहले से पता था, मतलब मैंने मगर चीटिंग की है कहीं से। सी फॉर कंसिस्टेंसी, सी फॉर क्रिएटिविटी, अब बुला दिया रे। कंटिन्यूटी तो कंसिस्टेंसी होगी ना। कॉन्फिडेंस। अब मुझे आप में से कोई दो दो, एक एक टॉपिक पे कंसिस्टेंसी से आप क्या समझते हैं, उसी तरह आपके कहीं से क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस इससे क्या समझते हैं, आप में से कोई बताएगा मुझे। दो दो को बताना पड़ेगा तभी हम बात आगे की रखेंगे, वरना मैं फिर साइलेंट बैठ जाऊं। कंसिस्टेंसी मैम आप बताइए। मेन सी क्लियर करना है, इंटरव्यू भी देना है, देना है ना, तो उसके लिए तो भाई बोलना पड़ेगा खड़ा होकर, बताओ कंसिस्टेंसी से आप क्या समझते हो। कंटिन्यू रखना, बट वो क्या क्या कंटिन्यू रखना, कब तक रखना, किसको रखना। ठीक है, इन्होंने कहा कंटिन्यू रखना हर चीज को जब तक आपको आपकी चीज अचीव ना हो। एक और चाहिए कंटिन्यू कंसिस्टेंसी पे मुझे। हाँ सर। अच्छा आप तो स्लीव से ही कर रहे थे, सॉरी, माय मिस्टेक। हाँ, परफेक्ट। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी हर चीज में रखनी है। सुबह उठना, किस टाइम उठना है, उठते आंसर राइटिंग करनी है, कोचिंग आना है, बचे हुए टाइम में पढ़ना है, घूमना फिरना है, टाइम बच रहा है, दिमाग रिफ्लेक्ट कर रहा है चीज़ों को तो रिलैक्स रहना है, खुश रहना है, घर वालों से बात करनी है, तुम्हारा पर जानो से खुश रहना है, खुश रहना है, खुश रहना है।
सारी चीज़ों में कंसिस्टेंसी हर बार। खाना रोज खाते हो, नहाते हो, सारी चीज़ें होती है ना, तो कंसिस्टेंसी जिस तरह इनमें है उसी तरह आपकी पढ़ाई में भी रखनी होगी, पहला। दूसरा, क्रिएटिविटी, इस पे कौन बोलेगा? हाँ सर। नहीं यार, एक को एक ही अलाउ है। हाँ सर, आप बताइए। हाँ ठीक है, और उसके अलावा एक और बताओ। जी। ओह, सॉरी। अरे बचा नहीं है भाई। अच्छा, ठीक है। क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी इज इक्वल टू स्किल, आर्ट, समझ रहे हो? क्रिएटिविटी, आर्ट, स्किल और हैंड आंसर राइटिंग सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। अभी न्यूज़पेपर का दिखाया मैंने आर्टिकल, वो क्रिएटिविटी थी। आपको वही दिखानी होगी। आप पढ़ रहे हो, आप ही की तरह संस्थान में भी हजारों बैच चल रहे हैं, हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, और संस्थानों में भी पढ़ रहे हैं, कोई सेल्फ स्टडी भी कर रहा है। ऐसे कर कर के बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। बट आपको उन ढाई में आना है ना, उसके लिए कंसिस्टेंसी के साथ में क्रिएटिविटी भी रहनी है। और वो क्रिएटिविटी ओनली हमें आंसर राइटिंग तक सीमित नहीं रखनी है, वो आपको सोचना है बार बार। आपको, अब ये देखो, रूम देखो आप, इसमें मैं क्रिएटिविटी, आप बताओ क्या क्या और क्या कर सकते हो आप, ये जो रूम में हम बैठे हैं। हाँ, दीवार में पेंट कर दो, एलईडी ठार कर ले जाओ, इसके अलावा क्या कर सकते हो? सॉरी। ठीक है, और सोचो, 500 लोगों में यार एक एक भी करेगा तो 500 क्रिएटिविटी हो जाएगी। हम शिफ्ट कर देंगे यहाँ से रूम को ही पूरे को। तो यही क्रिएटिविटी है, आपको चीज़ों को लेके थोड़ा क्रिएटिव होना होगा, है ना। अच्छा सोचो, अलग अलग तरीके से आंसर राइटिंग करने का प्रयास करना है। ठीक है। अब जो सबसे मेजर जो है ना, जिसको हमने कभी समझा ही नहीं, जिसे हम कहते हैं कॉन्फिडेंस, इसके बारे में दो लोग जो अच्छा कुछ बोल पाए, इससे सीधा पता चलेगा कि आप उन फॉर्म भरने वालों में से हो या फिर रैंक वालों में से। अब चाहे चुनौती समझ लो या फिर जो भी। बताइए सर। हाँ, आप ही। मैम के पीछे जो है ना, वही। हाँ हाँ। मैं भी करो, सो पहले ही, हाँ आप बताओ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्फिडेंस? तो इन 18 में दूसरा लिख दूं फिर कहें? बताओ, मतलब क्या है कॉन्फिडेंस, क्या है, क्या मतलब? जी। नहीं मैम, मैंने बताया था एक, एक ही लाओ, आप बाद में ऐड कर लेना, कोई और। एलईडी ओडी कहाँ है? देख रहे हो तुम्हारा, ओडी देखो, जवाब दो। हाँ, प्लीज। एग्जैक्टली exactly. और दूसरा बताओ। जी। वन सेल्फ। अच्छा, अब मैम आप बताइए, आप बता रहे थे। गजब टैलेंटेड हो यार। मैं अपनी झलक देखता हूँ कई बार आप जैसे कई लोगों में, सब में है अपनी, कोई लोग छुपा के रखते हैं, छुपा के रखने की चीज़ें नहीं होती, बोलना होता है। तो ये तीनों बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। कॉन्फिडेंस का मतलब है सेल्फ बिलीफ, है ना। इसमें से यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी मर्जी से आए हैं कि मुझे आरएएस या यूपीएससी करनी है? कैमरा उधर थोड़ी चल रहा है सर। हाँ तो कर लियो, कोई बंदे का धन। तो ये कॉन्फिडेंस की पहली स्टेज होती है ना, कि भाई कर लिया था यार, है ना। और यहाँ से आपका कॉन्फिडेंस शुरू होता है, और इसको हमेशा बनाए रखना है। कॉन्फिडेंस के पैरेलली चलता है कि आप हर चीज में थोड़ा सा डिमोटिवेट भी रहो। डिमोटिवेट क्यों रहना है बताऊं? भविष्य में विश्वास करता है कोई? प्रेडिक्टेशन, फ्यूचर, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी से बात है, याद है, मैं बहुत कम को बताता हूँ। गुलाबगढ़ है पास में हमारे, देखा हो किसी ने ना, पत्रकार में। गुलाबगढ़ एक रिजोर्ट है, मतलब जो राजस्थान की थीम पर है। 2022 में वहाँ गया था, उस समय मेरा 21 वाला इंटरव्यू था शायद, या मैंने इंटरव्यू दे दिया था। तो एक एस्ट्रोलॉजर बैठे थे, तो वो कि आजा बच्चा आजा। मैं कहा अरे जो, मैंने याद बढ़ाया।
वो उनका सेम होता है कि भाई बढ़िया सुखी परिवार जगह परिवार सब चौका जे बढ़िया सेहत वगैरह बढ़िया है, बस एक छोटी सी टसूसना बोले मारवाड़ी में कि भाई थोड़ी सी समस्या है कि नौकरी नहीं लग रही। मगर जी प्रभु, आ तो सबका ही रही उम्र में। तब तक मैं ठीक था। उन्होंने कहा 2025 में तू नौकरी लाग जा। ये बात है 2022 की। मैं जब बिन मन नहीं मनना रेमो को मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ ला बारी मी में लाग जाऊँ मैं। उसके बाद में इतने मौके बने हैं, मतलब मेरे 2 दिन पहले मैसेज आता है कि आपका राजस्थान कांस्टेबल का जयपुर से फिजिकल के लिए आपको आना है 2 दिन पहले, दिवाली से पहले। और सर है रे खाकार बढ़िया, दिवाली पर मीटो कौन छोड़े। तो मैं भाई ना तो मेरे से फिजिकल निकले। मेरे दोस्त कहते तो देर तो आ कहीं पे तो निकल जा। अरे वो फिजिकल को तो पता होगा ना, मन जरूर निकाल दिला वे। उसके बाद में पटवारी मैंने दी। उसमें बताओ फोर्थ शिफ्ट में था, नॉर्मलाइजेशन से 17 नंबर डाउन कर दिए मेरे। वीडियो का मैंने मेंस दिया, उम्मीद थी हो जाएगा, नहीं हुआ। उसके बाद में एसआई का मैंने फिजिकल दिया, नहीं हुआ। उसके अलावा 2-3 छोटे मोटे एग्जाम और दिए, किसी में नहीं हुआ। और इस मंथ मतलब मुझे फिर उसकी बात इस साल से याद आने लगी, 24 तो गया, फिर 25 में अब कह देगा अब गया कि हुआ। इसका मतलब ये नहीं कह रहा एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ, मैं ये कह रहा हूँ कि वो भविष्य उन्होंने बताया और वो सच था। इसी से मैं जोड़ना चाहूंगा। आप में से कोई चाहता है कि मैं आपका भविष्य बताऊं? कितने लोग चाहते हो? अरे हाँ 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 करनी है, मना नहीं करना। बताओ। दो चार ही खैरियत है? क्या देख ली क्या वहां की क्लास मेरी किसी ने? तो फिर मना क्यों कर रहे हो? हाँ मुझे पता है, जब भविष्य पता चलता है तो आप संभावनाएं खत्म हो जाती है, जीवन में अट्रैक्शन नहीं बचता। तो तान गाय लगे बता ही दूल्हा। बताओ फिर भी। करो या 10-5 जने तो करो। किस किस को जानना है? आपको जानना है? आप लोगों को? सर आपको? आप में से या कहीं करो। चलो ठीक है। देखो, नहीं जानने वाले बहुत है, लेकिन जानने वाले भी तो हैं, मुझे उनका तो देखना ही पड़ेगा ना। मैं जीवन में 2-3 साल पहले से यही सोचता था कि मुझे अगर मेरा भविष्य पता हो और मैं उसको चेंज कर पाऊँ। हर किसी का एक ड्रीम होता है। यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ शेयर करता हूँ, हालांकि थोड़ी सी सेंसिटिव है, बट इतनी अच्छी है कि आपको मतलब सेंस रहेगा। सेंसिटिव है लेकिन उसमें सेंस है। मैं आपसे कहूँ कि अभी वाली या फिर नेक्स्ट किसी भी वैकेंसी में आपका नहीं होगा। नन ऑफ देम, नन ऑफ यू विल गोना सेलेक्ट इन योर ड्रीम जॉब। मान लो एक बार के लिए, और ये एक्सेप्ट भी कर लो कि नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब आपको आपको मैंने अपना भविष्य बता दिया, आपका बता दिया। अब बताओ इस भविष्य को आप चेंज कर सकते हो क्या? कर सकते हो ना? कि भाई मुझे पता है मेरा नहीं होगा। अब 6 महीने है मेरे पास, साल है मेरे पास, 2 साल है मेरे पास, मुझे पता है नहीं होगा। उसके बाद मैं तैयारी करूं, फिर मुझे पता है क्यों नहीं होगा, उसका रीजन मुझे पता करना हो और मैं रीजन पता कर लूं। और फिर मैं कोशिश करूं कि क्या अब मैं उसको चेंज कर सकता हूं क्या। तो यही भविष्य है। आप ये सोच के भी रहना कि मेरा नहीं होगा तो, मेरा नहीं होगा तो जब आपके पास ये क्वेश्चन का ये जो टैग आएगा ना, तो तब आप अपने आप सोचने लगोगे कि अब मुझे क्या करना है। तो दीवार पर लिख लो, कोई दिक्कत कौन, मेरा नहीं होगा। सुबह देखो उसको, शाम तक पढ़ो, 100 बार पहले फिर सोचो कि ये सही है क्या। आप यकीन मानना, 100% पहली बार सोचोगे यार शायद नहीं होगा, दूसरे दिन शाम को जब देखोगे ना, 99% ही रहोगे कि नहीं होगा, 1% आपके पास आ चुका होगा कि हो जाएगा। ऐसे करते करते सिर्फ 100 दिन के अंदर ना आप उधर से इधर आ जाओगे। इससे आपको, जो हम कहते हैं ना कॉन्फिडेंस, उसके साथ आप थोड़ा मोटिवेट और डिमोटिवेट भी रहते हैं। जब हम थोड़ा सा चीज़ों को इस तरह देखते हैं ना, मतलब पेसिमिस्ट टाइप, तो आप फिर ऑप्टिमिज्म की तरफ भी जाते हैं। इसमें एक चीज़ होती है, हर कोई आपको दिखाता है कि वो जहाँ आपकी जो रैंक है ना वहाँ पर बहुत सारा उजाला है। वो कोई नहीं बताता कि वहाँ तक पहुँचने के लिए आपकी पूरा जो पाथ है उसमें अंधेरा हो रखा है ना। मैं आपसे उल्टा कह रहा हूँ कि वहाँ जो आपकी रैंक है ना वहाँ पर अंधेरा है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए आपके पास उजाला है। ये चीज़ सोच के काम करोगे ना, कोई लोड नहीं आएगी। आपके पास पूरा उजाला है, वहाँ अंधेरा है। आप अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते या तो वहाँ उजाला हो जाए या आप जाके कर दो। तो ये चीज़ सोच के पढ़ो। अगर मैं उस स्तर तक, क्योंकि बुरे से बुरा इससे ज़्यादा बुरा होने से रहा, और जब आपको ये पता होगा तो आप अपने आप इसके लिए इतना इतना अच्छा प्रयत्न करना शुरू करोगे कि आपको लगेगा कि आप धीरे धीरे चीज़ों में बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना। तो ये 3C की बात ही। उसके अलावा कॉन्फिडेंस वाला आ ही गया। अब इसके अलावा बताओ मुझे, हाँ प्राइमरी तो रही गया। प्राइमरी आंसर राइटिंग में मैंने आपको बताया। सबसे पहले तो कुछ बात होती है कि आंसर राइटिंग में आपको
प्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान देना होता है। किस पर ध्यान देना होता है? और मैं सच बता रहा हूँ, थाने मजाक लाग रहे होला, ये 5 साल मुझे इसीलिए लगे। हालांकि मैंने रोज मैं आंसर राइटिंग तब से ही करता था, लेकिन वही है ना कि मैं ऑनलाइन था। ऑनलाइन वाले मेरे बंधु जो सुन रहे हैं, खुश हो जाओ, मैं ऑनलाइन से था, है ना। तो उसमें क्या था, मैं आइसोलेट था, मुझे नहीं पता ना आसपास क्या चल रहा है। मुझे लगता था मैं अच्छा कर रहा हूँ। 21 तक मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू दे रहा हूँ, अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ भी थी, और मुझे लगता था ये सही है। लेकिन वो मेरे लिए कूप मंडूक वाली बात हो गई। मुझे पता ही नहीं था कि आंसर और कैसे लिखे जा सकते हैं। तो वहाँ मेरे नंबर थोड़े उस हिसाब से डाउन आए। फिर जब मैं इस वैकेंसी में आया और 2-3 ग्रुप बने, पहले कई लोगों से मैं मिला, या फिर मुझे लगने लगा कि मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, तब जाके चीज़ें मेरी डेवलप हुई। तो आंसर राइटिंग में आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी होगी, जिसमें सबसे पहली चीज़ तो है कि आपको इसको कंटिन्यू रखना है। आपको हमेशा कुछ ना कुछ लिखते रहना है, आपको रोज लिखते रहना है। उसके बाद में फिर दूसरी चीज़ आती है, आप अभी से पेन वगैरह पे थोड़ा ध्यान देने लगो। ये पेन यूज़ करो, आपको सही लगेगा। उसके अलावा आंसर राइटिंग में दो चार मेजर बातें हमें हमेशा ध्यान रखनी है। सब जब शुरुआत में 1-2 दिन 1-2 महीने तो आपको ऐसा लगेगा मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं लिखूं क्या। ये लिख भी दिया तो यहाँ से मन खुद की इच्छा को नहीं फटवाएगी कि मैं कहीं लिखे उसे। तो ये आएंगे, ये सबके फेज होते हैं। अगर आपके साथ ये आ रहा है ना, तो आप ये समझो यू आर ऑन दी राइट ट्रैक। आपको ये लग रही है ना दो बातें कि मैं लिखूं तो क्या लिखूं, लिख भी दिया तो मेरे से पढ़ा ही नहीं जा रहा मैंने लिखा क्या है, तो आप सही राह पर हो। तो उससे घबराना नहीं है। दूसरा, पूरे दिन जो पढ़ रहे हो उसी के क्वेश्चन लिखो। उसको कम से कम 8-10 घंटे पहले लिख के रखो कॉपी में, तो दिमाग अपने आप बार बार सोचने की प्रैक्टिस करेगा, सोचेगा ना, दिमाग इन्वॉल्व होगा आंसर राइटिंग में। उसके अलावा पेन का मैंने बता ही दिया। और जैसे 10 दिन में जब भी अपने टेस्ट होते हैं उसको अटेम्प्ट करो। एक लोगों की समस्या रहती है कि मेरे सिलेबस नहीं हुआ, ये मेरा टॉपिक नहीं हुआ। आपको सच में लगता है कि एक ऐसा दिन आएगा, जो डोम्स डे जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, जब आपका कोर्स पूरा हो जाएगा, आपको सब याद हो चुका होगा, और आप बस लिखना ही शुरू करोगे? आपको लगता है ऐसा दिन आएगा कभी? कितनों को लगता है डोम्स डे की किसको चाहत है ना? तो वो दिन कभी नहीं आएगा। मैं बुधवार का दिन मेरा फिक्स होता था, जिस दिन मेरे को टेस्ट देने थे तो देने ही थे। प्रीलिम्स के मैंने शुरू किए थे, रोज तो मैं मेंस का तो लिखता ही था। उस समय जब मेरे पास कुछ नहीं था, शुरू ही किया था, और वहाँ पर कोई 50-60 नंबर आते थे 200 में से, पर मैंने किए, मैंने लिखे, मैंने बार बार दिए। क्योंकि कंसिस्टेंसी तो मेंटेन करनी है ना। क्योंकि अच्छा तभी लगता है। पहला पेपर दूँ उसमें मेरे 120 नंबर आ गए, फिर कभी 10 आ जाए, 110 आ जाए, फिर 105, 103, 107, यहाँ उसमें अच्छा नहीं लगता। अच्छा वहाँ लगता है मेरे 50 थे, वहाँ मेरे कितने हैं, 120। अच्छा कब लगता है? जब मेरे 1010 रैंक हो, और वहाँ से कहाँ आए। तो अच्छा लगने के लिए जरूरी है कि आप तब से शुरू करो जब आप अपने जीवन के, अपने टैलेंट के सबसे हाश पॉइंट पर हो, है ना। हिंदी में हाश बोलते हैं कमी, और अंग्रेजी में HARS, हार्श। तो हिंदी वाला बोल रहा हूँ मैं, हाश मतलब सबसे डाउनफॉल पे हो, तब से शुरू करो। क्योंकि जब आप पीछे मुड़ के देखोगे ना, आपको लगेगा कि मैं यहाँ से यहाँ आया हूँ। तो वो कब होगा? आंसर राइटिंग या फिर अभी से चीज़ें शुरू करोगे तब। उसके अलावा अभी तो मैं 1-2 चीज़ें बोलने में था, मैं भूल गया शायद ना। अब मतलब अब आप में से किसी को कोई डाउट हो, कोई बात हो, तो आप पूछ सकते हैं। वैसे तो आप विद्वान हैं सारे ही, नो डाउट। बट फिर भी किसी को लगता हो कि ये कुछ बात, सर ये पॉइंट हमें लगता है। क्योंकि मैंने जनरली देखो कोशिश की है कि हम सिलेबस या पढ़ाई के अलावा थोड़ा सा चीज़ों को, और चीज़ों को करें, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं जो जनरली एड्रेस नहीं होते। मेरे खुद के भी कभी एड्रेस नहीं हुए, और मुझे लगता है सबसे बड़ी ज़रूरत इन इन बातों की, इनको एड्रेस करने की है। मैं बार बार PYQ का ये महत्व है, सिलेबस याद रखो, ये करो, सबने बताया है, और आप सब समझदार हैं। बस चीज़ें ये हैं कि ऐसी चीज़ें जिन पे कोई बात ही नहीं करता, तो मैं हमेशा कोशिश यही करता हूँ कि मैं थोड़ा ऐसे ही टॉपिक लूँ जिनमें आप भी कंफर्टेबल हो, मैं भी कंफर्टेबल हूँ, और हमारे लिए ज़रूरी हो। एजुकेशन की जर्नी में सिर्फ पढ़ाई सब कुछ नहीं होता, है ना। जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं ना, तो हम मैनेजमेंट सिर्फ पढ़ाई का ही नहीं होता, हमारे पूरे जीवन का, हमारे पूरे समय का मैनेजमेंट होता है। और वो तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब आप सारी चीज़ें मैनेज करो। तो मेरे कहने से अच्छा, टाइम टेबल, हाँ टाइम टेबल से याद है, मत पीछे भागना टाइम टेबल के, है ना। जैसे उस बैच में 1-2 बच्चे मिले, वो कहे कि सर मैं 2 दिन तो टाइम टेबल बना लूँ कि मेरे को ऐसे करना है, और जब तीसरा दिन होता है मुझसे वो नहीं होता, फिर मैं डिमोटिवेट होता हूँ, उसका क्या करूँ? तो मैंने कहा तू बनाता ही क्यों है फिर? जीवन में ऐसे सोर्स रखो ही मत ना जो आपको डिमोटिवेट कर रहे हो। बस इतना ध्यान रखो, मुझे 10 से 12 घंटे पढ़ने हैं। उस पढ़ने का मतलब है उसमें मुझे समझ में आ रहा हूँ, मेरे सामने किताब हो, कॉपियाँ हो, पेन हो, मैं कुछ लिखता भी रहूँ, मैं टेस्ट भी देता रहूँ, ये सब चलता रहे। उस 10 से 12 घंटे बस मुझे वो पढ़ना है। इसका कोई मतलब नहीं है उसमें क्या पढ़ रहा हूँ, कितना पढ़ रहा हूँ, नो नो लिमिट, पढ़े जाओ। मैं मेरी बताऊँ तो मैं
क्या है कि अब एक सब्जेक्ट आप पूरे दिन लेके बैठते हो ना, ऑब्वियस आदमी बोर होता ही है। मेरा फिक्स था कि मुझे दिन में कम से कम 8 से 10 सब्जेक्ट निकालने थे, एक एक घंटा मैं सारे सब्जेक्ट्स को देता था। पॉलिटी 1 घंटा, 1 घंटा होता ही, दूसरे घंटे में 5 मिनट का गैप लेके, मतलब कि भाई दूसरा ले लिया। ये भी आप ट्राई कर सकते हो, मैंने सारे फॉर्मूले ट्राई किए थे। सर भी बताते हैं कि 15 दिन आप एक सब्जेक्ट में रहो फिर दूसरे में शिफ्ट करो। मैंने वो भी ट्राई किया, मेरे से नहीं हो पाया। 15 दिन ही निकालने दुभर हो गए मेरे लिए। मेरे को दूसरा सब्जेक्ट कब आएगा। तो आप ये भी कर सकते हो, एक एक दो दो घंटा रोज नए नए अपने सब्जेक्ट लो। उसके अलावा फिर भूल गो मैं, एक चीज़ थी कि सारी हो गई, मैं ब्लैक मार रहा हूँ उसको, क्या थी वो। तो ये मेजर चीज़ है। उसके अलावा बताओ कोई और बात हो तो आप, याद आएगी तब पूछूंगा, मैं बताऊंगा तो। कुछ था तो सही। हम्म, छूट रही है ये। हाँ सर, हो गया। ठीक है, तो बता दो कोई है तो भाई बात, फिर कल आप आदम किया आदम। क्या मैम? वापस से आ जाना। हाँ बात तो सही है था कि, और उसके अलावा कोई? ऑल क्लियर। वी ऑल आर स्कॉलर्स, है ना? तो बढ़िया पढ़ाई करो। पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी अपने आप पे देना। चौको खाओ, चौको पैरो, चौको काम करो, चौका शौक रखो, चौकी पढ़ाई करो। ठीक है? और मैं मेरी बताऊं, मैं सच में बढ़िया बिंदास रहा हूँ हमेशा से, आज भी हूँ, और मैं उम्मीद करूंगा जीवन में भी रहूं। तो हमारे लिए हर बार, हर हमेशा कोई ना कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सबका ध्यान रखना है। और पढ़ाई ही ऐसा नहीं कि बस उसी के पीछे पड़े रहो। आप जिन चीज़ों के प्रति ज़्यादा भागोगे, आपको खुद को लगेगा कि वो हमसे छूटती जा रही है। इसलिए सबको साथ में रखने की कोशिश मत करना। जिसको साथ रहना होगा वो रहेगा, चाहे पढ़ाई हो, ग्रामर में हो, कॉम्प्रिहेंसिव में हो, कोई सब्जेक्ट हो। ज़्यादा फोर्स नहीं करना। सारे सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। हर चीज़ में एक सीधा सा एक कंसेप्ट चलता है कि आप हर चीज़ में जो है विराट कोहली मत बनो, आप एमएसडी भी बन के काम निकाल सकते हो, है ना? तो मतलब हर सब्जेक्ट आपके लिए ज़रूरी है। ऑलराउंडर रहो, हर सब्जेक्ट आपका एवरेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि साइंस ही हो गई बस पॉलिटी हो गई। ठीक है? तो मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। ठीक है?